नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 93वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय सिविल सेवा की। भारतीय सिविल सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं और हम देख सकते हैं कि केंद्र व राज्य स्तर पर किस प्रकार से इनको वितरित किया गया है, किस प्रकार से यह कार्य करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है लेक्चर, क्योंकि आप इसी के संबंध में तैयारी कर रहे हैं और इसी को आपको आगे लेकर चलना है। तो आप देख सकते हैं कि जो कलेक्टर की पोस्ट होती है और राज्य स्तर पर जो एसडीएम और हम देख सकते हैं कि राज्य स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, इनकी जो पोस्ट होती है वह किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, किस प्रकार से इनके बारे में संवैधानिक प्रावधान है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिसे कि लोक सेवा आयोग कहा जाता है। और लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होता है? एग्जाम को कंडक्ट कराना। हम देख सकते हैं कि हमारे भारतीय ऑल इंडिया जो सर्विस होती हैं, इनमें 3 कैडरल आते हैं, जिनको हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझना चाहते हैं कि जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं उनमें से यह 3 सिविल सेवाएं बहुत ही प्रमुख होती हैं, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस आते हैं। इनका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप आईएएस का अर्थ होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईपीएस का अर्थ होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस का अर्थ होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हम देख सकते हैं कि 1963 में इसके अतिरिक्त सिविल सेवाओं को जोड़ने की भी बात की गई थी। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कि आईएएस का कार्य क्या होता है कि कलेक्टर से संबंधित जो पद होता है, कलेक्टर की नियुक्ति आईएएस के आधार पर की जाती है। आईपीएस जो पुलिस विभाग का अधिकारी होता है। आईएफएस में हम देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है यानी वन से संबंधित अधिकारी होते हैं वह आते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि और भी अन्य सेवाओं को जोड़ने की बात 1963 में की गई थी। तो हम देख सकते हैं इनके बारे में, और जैसे कि न्यायिक सेवा हुआ और भी अन्य सेवाओं को जोड़ने की बात यहाँ पर की गई थी। इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस तथा हेल्थ सर्विस को जोड़ने की बात की गई थी। यानी फॉरेस्ट सर्विस को जोड़ने की जो बात की गई थी वह शामिल भी कर लिया गया। यानी 1963 के पहले आईएफएस नहीं हुआ करता था, 1963 के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इसमें जोड़ लिया गया। मेडिकल सर्विस जो कि रिक्त पद हुआ करता था, हेल्थ सर्विस को भी, मेडिकल एवं हेल्थ सर्विस को भी इसके अंतर्गत जोड़ने की बात की गई, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह उस समय पर नहीं हो सका। अब हम देख सकते हैं कि सिविल पोस्ट क्या कहलाती है। जैसे मान लो कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो यह किस प्रकार की होती हैं? तो सिविल पोस्ट का अर्थ होता है कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि मान लो कि हम सांस लेते हैं, हम बहुत सी वस्तुएं जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? आईएफएस की नियुक्ति की जाती है, जो कि फॉरेस्ट को संरक्षित करने का प्रयास करता है ताकि हमारी आम जिंदगी सुरक्षित हो सके। और हम देख सकते हैं कि जैसे कि आईएएस हुआ, आईएएस क्या होता है? हमारे एक क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है, जैसे कि हम कलेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखता है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलनी चाहिए। उसी प्रकार से पुलिस सेवा की बात करें तो पुलिस सेवा के बारे में आपको बहुत ही जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त होगी कि किस प्रकार से पुलिस को कंट्रोल करके चलना है, किस प्रकार से जो केसेस आते हैं, बड़े बड़े केसेस आते हैं, उनको सॉल्व करना है, और किस प्रकार से इनके जो नीचे आने वाले अधिकारी हैं उनसे कार्य करवाना है। तो यह सब इसके अंतर्गत किया जाता है और यह हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कार्य करते हैं, जो कि सिविल सेवा यानी लोक सेवा अधिकारी होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ शब्दावलियाँ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सिविल पोस्ट आपने समझ लिया। और डिसमिस्ड, यहाँ पर हम बात करेंगे कि पूर्ण रूप से हटा देना। यदि पूर्ण रूप से हटाए जाने की बात की जाती है तो उसे डिसमिस्ड कहते हैं। और रिमूवल, देखने में तो दोनों चीज़ें एक जैसे ही लगेंगी, रिमूव करने या डिसमिस करना दोनों को अर्थ होता है हटाना, लेकिन हम देख सकते हैं कि डिसमिस का अर्थ होता है पूर्ण रूप से हटाना और रिमूवल का अर्थ होता है कुछ समय के लिए वहाँ से हटा देना और उनको पनिश करना। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की जाती हैं। तो आपको रिमूवल और डिसमिस्ड जैसे शब्द समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में।
हम जाते हैं 1951 में। अब 1951 में हमारा संविधान लागू कर दिया गया था और हम देख सकते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं को लागू करने का कार्य भी यहाँ से प्रारंभ कर दिया गया था। सिविल सेवाएं ऐसा नहीं था, आईसीएस जो सेवा हुआ करती थी औपनिवेशिक काल में भारत में हुआ करती थी, पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब क्या होना था, उसको अपडेट करना था, हमें अपने संविधान के हिसाब से इस पोस्ट को रखना था। तो 1951 में इसको क्या कर दिया गया, भारतीय सिविल सेवा को यहाँ पर भारत में लागू कर दिया गया तथा इसके लिए राज्यों से सहमति भी ली गई। यानी जो 29 राज्य हमारे यहाँ पर आज मौजूद हैं, उस समय पर कम हुआ करते थे, लेकिन सभी से सहमति ली गई थी कि इस प्रकार का कार्य हम करने वाले हैं। आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वह वर्तमान में हम देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जो कि शिमला मसूरी में क्या है, स्थित है, जिसे कि LBSNA लिस्बन भी कहा जाता है। और यह क्या कराती है, जो हमारे आईएएस होती हैं इनकी ट्रेनिंग कराती है। भारतीय पुलिस सेवा की बात करें तो आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से प्रचलित है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। आपसे जो प्रश्न आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उनमें भी इस प्रकार की जानकारी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है। इनकी ट्रेनिंग केंद्रीय स्तर पर की जाती है, यानी हम देख सकते हैं जब केंद्रीय स्तर पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है, इनकी नियुक्ति के बाद जब जो ट्रेनिंग होती है वह केंद्रीय स्तर पर की जाती है, तथा हम देख सकते हैं कुछ समय के लिए इनसे क्या ली जाती हैं, केंद्र द्वारा सेवाएं ली जाती हैं। उसके बाद इनको राज्य में सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। इनकी सेवा शर्तें संपूर्ण भारत में समान होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य में कलेक्टर की ये जो सैलरी है वह अधिक होगी, किसी दूसरे राज्य में अधिक होगी, तो जो भी जिला वाई जिला होता है, इसके लिए इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं समान रूप से होती हैं। आगे देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और भी जानकारी देखते हैं। तो इनको तनख्वाह होती है वह राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन यह नुमाइंदे कहाँ के होते हैं, केंद्र के होते हैं, केंद्र के लिए कार्य करते हैं। और जब इन्हें राज्य में नियुक्ति दी जाती है तो यह राज्य के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं इनको ज़्यादातर जो महत्व देते हैं वह केंद्र के लिए देते हैं। यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं अधिकतम इनका झुकाव कहाँ होता है, केंद्र की ओर होता है। प्रारंभ में आईसीएस, यानी हमने जो पहले बताया मैंने कि आईसीएस इस प्रकार की सेवा हुआ करती थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, और हम देख सकते हैं इसे बाद में आईएएस बोला गया, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो हम देख सकते हैं इसके नाम को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन यह वही पोस्ट है, उसका परिवर्तित रूप है। आपने देखा होगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, उन्होंने औपनिवेशिक भारत काल में आईसीएस निकाला था और आईसीएस की जॉब छोड़ के स्वतंत्रता सेनानी बने थे। आगे देखते हैं 1947 के बाद इन्हें आईएएस बोला जाने लगा, यानी जो इसे आईसीएस बोला जाता था 47 के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो इसको आईएएस बोला जाने लगा, और 1951 से इसको लागू कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, यानी जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो कि भारत के पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके लिए क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है। हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद सिविल सेवाओं को हटाए जाने की बात की जाने लगी, यानी हम देख सकते हैं कि क्या होता था, जो भारतीय लोग हुआ करते थे यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए, जैसे कर उगाना हुआ, कलेक्टर का अर्थ ही होता है कलेक्ट करना, यानी जो किसानों से कर उगाना हुआ, किसानों से किस प्रकार से रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, तो इसका कार्य कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो भारतीय जनमानस थे उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि यह जो पोस्ट है तो वह पोस्ट ही गलत है, इसलिए क्योंकि यह क्या करता है, यहाँ पर जो कर वसूला जा रहा था वह अत्यधिक कर हुआ करता था। भूमि का एक बड़ा हिस्सा उनको देना होता था, जो कि जो फसल का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो इसके चलते जो भारतीय जनमानस था उसके विचार में यह पोस्ट ही गलत ठहराई जाने लगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह बात समझाई गई कि यह पोस्ट गलत नहीं है, गलत लोगों के हाथ में हुआ करती थी, इसके लिए यह बदनाम है। और हम देख सकते हैं भारतीय लोगों द्वारा इसे लाल फीता शाही के नाम से भी संबोधित किया जाता था, यानी लाल फीता शाही जो कि आपने रेड ड्रेस टाइप की देखी होगी, जो कि ब्रिटेन के अधिकारियों की हुआ करती थी, और वह किस प्रकार से हम पर शासन किया करते थे, कुशासन। और कई जगह पर हम देख सकते हैं होटल्स होते थे, वहाँ पर डॉग्स एवं इंडियन नॉट अलाउड ऐसे कुछ बोर्ड लगा दिए जाते थे। तो इस प्रकार से
जो हमारे भारतीय जनमानस थे उसमें नाराजगी हुआ करती थी। तो इस प्रकार के चलते यह विरोध हुए, लेकिन इन विरोधों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से समाप्त किया गया तथा उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव बताया कि इस प्रकार की पोस्ट हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो केंद्रीय सेवा से केंद्र के अधीन सेवाओं को देते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रेवेन्यू सर्विस। अब हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सेवा में कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं। इन अधिकारियों में हम देख सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी कुछ केंद्रीय अधिकारी होती हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस तथा इंडियन इकोनॉमिक सेवा यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इस सब के अंतर्गत सभी सेवाओं को यह केंद्रीय स्तर पर देते हैं। अब आज़ादी के पहले हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पोस्ट हुआ करती थी वह किस प्रकार से विभाजित थी। तो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और सब ऑर्डिनेट तथा इंफ्रा सर्विस हुआ करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ करता था, इनको अलग अलग क्लास में बांटा हुआ था। और हम देख सकते हैं जहाँ क्लास की बात होती तो अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसी कुछ बातें निकल कर आती हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब भारतीय शासन लागू हुआ तो इनको परिवर्तित किया गया। जो सबऑर्डिनेट तथा इंफ्रा जो सर्विस हुआ करती थी उनको परिवर्तित करके क्लास थर्ड तथा क्लास फोर्थ कर दिया गया था। अब हम देख सकते हैं कि 1974 में क्या होता है, 1974 में और भी परिवर्तन लाए जाते हैं। और यहाँ पर जो क्लास का फंडा हुआ करता था, अपर क्लास, लोअर क्लास, उच्च स्तर की जॉब, नीचे स्तर की जॉब, इस सब फंडे को अलग करके क्या कर दिया गया, इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए कि इसको परिवर्तित करके ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इस प्रकार की सर्विस यहाँ पर कर दी गई। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो यहाँ पर इवॉल्व हो रहा था तो भारतीयकरण उसका करने का प्रयास किया जा रहा था। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि 60 प्रकार की जो ए ग्रुप की सेवाएं मौजूद हैं। 60 प्रकार के ऐसे पद होते हैं जो एक ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्विस, केंद्रीय इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस इत्यादि आते हैं। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार के डिपार्टमेंट यहाँ पर कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवा में ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की बात करें तो यह ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। इनकी जो पोस्ट निकलती हैं वह गजेटेड पोस्ट कहलाती हैं। ग्रुप सी तथा ग्रुप डी को नॉन गजेटेड पोस्ट कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। इंडियन फॉरेन सर्विस सिविल सेवाओं में उच्च स्तरीय पद होता है। यानी हम देख सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं जो विदेशों के संबंध में कार्य करते हैं। फॉरेन सर्विस आप समझते होंगे, तो जैसे कि हमारे एस जयशंकर जी हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। तो इस प्रकार के जो यह पोस्ट हुआ करती हैं तो यह बहुत ही उच्च स्तर की पोस्ट हुआ करती हैं। इसमें उच्च पद व अधिक वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी हम देख सकते हैं जब यह विदेश जाते होंगे तो इनको अलग से सुविधाएं, सिक्योरिटी और अनाउंस वगैरह सब कुछ अच्छा खासा दिया जाता होगा। तो यह यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें नंबर 1 पर आईएएस आते हैं, जो कि हम देख सकते हैं भारतीय सिविल सेवा में नंबर 1 पर आईएएस की पोस्ट आती है। यानी आपको यदि बनना है तो आईएएस की पोस्ट सबसे ऊंचे स्तर पर आती है। भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस का एग्जाम माना जाता है। दूसरे नंबर की पोस्ट आईपीएस कहलाती है। यानी लोग बोलते हैं बनना है तो आईएएस बनना है, और आईपीएस के बनने का भी सपना होता है जो कि पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह बात की जा रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस की और बात देखें तो जिस प्रकार केंद्र के लिए सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है तो उसी प्रकार से राज्यों के लिए राज्य सिविल सेवा अधिकारी होते हैं, यानी स्टेट सर्विस कमीशन होता है। तो स्टेट सर्विस कमीशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यह सब राज्य के अधीन सेवाएं देते हैं। इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा अधिकारी एवं राज्य वन सेवा अधिकारी आते हैं। आपने जैसे ही एमपीपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह का टेस्ट दिया होगा तो दोनों प्रकार के एग्जाम आपके प्री में ही कंडक्ट कराए जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं फॉरेस्ट का भी एग्जाम साथ में होता है और साथ में स्टेट सिविल सर्विस का भी होता है। और हम देख सकते हैं कि जैसे यूपीपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, आंध्र प्रदेश पुलिस सर्विस हुआ, तो इस प्रकार से राज्यों के अपने पर सर्विस कमीशन होते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस प्रकार से हमने चर्चा की थी पहले कि दो राज्य चाहें तो दोनों अब मिलाकर एक साथ अपना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारियों को ऑफिसर बोला जाता है, आपको याद रखना है। और ग्रुप सी तथा डी को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय बोला जाता है। तो ऑफिसर किसको बोला जाता है, ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के अधिकारियों को।
भारतीय सिविल सेवा 1900 अधिनियम 1951 में पारित किया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके प्रावधानों के अनुसार 33% सीटों को ही केवल भरा जाता है, यानी सीधे तौर पर जो आईएएस निकल कर जाते हैं उनमें से 33% को ही क्या मिलती है, जॉब मिलती है, जो कि हम देख सकते हैं क्यों दी जाती है। बाकी जो पद होते हैं वह सीनियर रैंक के अधिकारी होते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो रिक्त पद होते हैं 33 के अलावा जो रिक्त पद होते हैं वह नीचे से नियुक्त अधिकारियों का प्रमोशन करके वहाँ पर लाए जाते हैं। तो इसके लिए ये 33% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। प्रमोशन में हम देखें तो प्रमोशन की सलाह कमेटी द्वारा दी जाती है। ऐसा कोई एक मेंबर नहीं होता कि वह सीधे तौर पर सलाह कर दे और उनका प्रमोशन कर दे, तो यहाँ पर थोड़ी सी लालच की बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रमोशन की जो सलाह होती है कमेटी द्वारा दी जाती है। इस कमेटी की अध्यक्षता यूपीएससी के चेयरमैन द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कमेटी की गठित की जाती है, जो कि क्या करती है, प्रमोशन से संबंधित कार्य करती है। केंद्र व राज्य सिविल सेवा परीक्षा के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भाग 14 में जाकर आप 308 अनुच्छेद 314 अनुच्छेद तक इसके बारे में प्रावधान देख सकते हैं। अनुच्छेद 309 क्या बात करता है? अनुच्छेद 309 संसद तथा राज्य विधानसभा के कार्यों को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो वह बात करता है। इसमें संवैधानिक कार्यों को करने की शक्ति केंद्रीय स्तर पर किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है, और राज्य स्तर पर जो शक्ति होती है वह गवर्नर के पास होती है। इन कार्यों के अंतर्गत नियुक्ति, पद से हटाना, उनका स्थानांतरण करना, यानी उनको अपॉइंट करना या उनको पद से हटाना हो, उनका स्थानांतरण करना हो, तो यह क्या किया जाता है? यहाँ पर अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इनके द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाने की भी बात की जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ प्रतिबंध भी इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई यदि आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पर अधिकारी नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए रखे गए हैं उनकी नियुक्ति इसीलिए की गई है ताकि वह व्यवस्था करें, यानी कहीं पर भी आंदोलन होता है तो ऐसा नहीं होता कि इन अधिकारियों को क्या करना पड़े, वहाँ जाकर आंदोलन करना पड़े। तो हम देख सकते हैं इसके लिए उनको प्रतिबंधित किया जाता है। अनुच्छेद 310 की बात करें तो इसके तहत क्या होता है कि समय सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है, यानी इनको कितने वर्ष तक इनको रखना है और कितने वर्ष बाद इनका रिटायरमेंट होगा, किस प्रकार से इनके वेतन व पेंशन होंगी, तो इस प्रकार की बात अनुच्छेद 310 में की जाती है। इसका अधिकार गवर्नर के पास, राज्य से संबंधित जो अधिकार होता है गवर्नर के पास, वह केंद्र से संबंधित जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष होता है। 311 अनुच्छेद की बात करें तो इसके तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी जो हटाने की प्रोसेस होती है वह किस प्रकार की होती है। यदि इनको हटाना है तो नियुक्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा हटाया जाएगा। नियुक्ति गवर्नर के द्वारा व राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वहीं पर फैसला जाएगा। इनको हटाने के लिए इंक्वायरी चलाई जाएगी और इंक्वायरी में दोषी पाए जाने पर ही इनको हटाया जाएगा। यदि यह दोषी नहीं पाए जाते तो यह नहीं हटते। इनको अपनी सफाई में अपनी बातें रखने का पर्याप्त समय दिया जाता है और इनको अधिकार होता है। 312 अनुच्छेद की बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवाएं आती हैं। किस किस प्रकार से भारतीय सिविल सेवाओं के पद होना चाहिए, 312 आर्टिकल के अंतर्गत इनको रखा गया है। इनको पद से निकालने की शक्ति राज्यसभा के पास होती है। अब हम देख सकते हैं कि सरकार के पास भी यह शक्ति नहीं होती। राज्यसभा में हम देख सकते हैं कि जो उच्च सदन कहलाता है, जो कि विधानसभा का, इसमें क्या होता है कि 1/3 बहुमत से मत पास किया जाता है, यानी सबसे पहले तो उनको ऐसा किया जाएगा कि दोषी ठहराया जाएगा। और हम देख सकते हैं कमेटी की जांच के द्वारा यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो राज्यसभा में फैसला जाएगा, और राज्यसभा में भी सभी का जो यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनका 2/3 बहुमत लिया जाएगा। यदि वहाँ से भी संतुष्ट हो जाते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। तो कितनी कठिन प्रोसेस है, इसके बाद इनको हटाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो अधिकारी होते हैं वह सरकार के दामाद बनकर रह जाते हैं, यानी उनको हटाया जाना बहुत ही कठिन होता है। भारतीय न्यायिक सेवा में भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। भारतीय न्यायिक सेवा है वह भी इसी के अंतर्गत आती है, बात आपको याद रखनी है। अब 42वें संविधान संशोधन, यानी कोई भी टॉपिक पर आप बात करेंगे सबसे प्रमुख टॉपिक हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1966 में। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा जी हुआ करती थी और इनके द्वारा इतने परिवर्तन किए गए कि उसके लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी एक लघु संविधान के रूप में इनको कहा गया कि इनके समय पर बहुत सारे परिवर्तन हुए थे।
तो यह जो क्षेत्र हुआ करता है यह कहाँ से अछूता रह जाता, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी परिवर्तन यह करके चली गई। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय न्यायिक सेवा को लाने की बात की गई, यानी भारतीय न्यायिक सेवा भी इसी के तहत लाई जानी चाहिए, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया, लेकिन बात तो की गई। और देखते हैं क्या हुआ कि अनुच्छेद 312 ए जोड़ दिया गया। 312 ए जहाँ ए जोड़ा है तो वह किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। तो 28वें संविधान संशोधन 1972 में यह जोड़ा गया था। तो हम देख सकते हैं इसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह औपनिवेशिक काल से, यानी जो इतिहास में जो कि ICS सर्विस हुआ करती थी, तो उसी के प्रावधानों को आगे बढ़ा दिया गया। यदि औपनिवेशिक काल के कोई प्रावधान है तो उनको यदि परिवर्तित करना चाहे तो इसको परिवर्तित करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान कर दी गई थी 312 आर्टिकल 312 ए के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने बहुत सी बातें समझा कि सिविल सर्विस भारतीय ऑल इंडिया सर्विस किस प्रकार की होती हैं, और सभी जानकारी को यहाँ पर एकत्रित करके आपको बताया। इसी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं इनसे प्रश्न बन जाते हैं। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहे स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अध्ययन। पॉलिटी के आपके बहुत सारे व्याख्यान आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो हमारा पॉलिटी का 93वां व्याख्यान है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपकी कवर करा दी गई है। ऐसे बच्चों तक व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।